हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। एक बंद कमरा जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और उसे कमरे में किसी के रोने और सिसकने की आवाज आ रही है। ये कमरा काफी डार्क है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की वहां पर रो रही है। प्लीज, मुझे कोई बाहर निकालो प्लीज। अंधेरे में बार बार यही आवाज आ रही है। कुछ पलों बाद उस कमरे का लोहे का बना शख्स डोर खुलता है। बाहर से घनी रोशनी रूम के अंदर आती है। रोशनी की किरणें कोने में बैठी हुई लड़की पर जाती है। लड़की अपना चेहरा घुटने में छिपाकर बैठी हुई है। लड़की ने रोशनी की किरणें गिरने पर अपनी गर्दन उठकर ऊपर की तरफ देखा। लड़की करीब 20 साल की है, जो दिखने में काफी खूबसूरत है। उसके चेहरे पर जगह जगह पर चोट के निशान हैं और उनमें से खून आ रहा है। लड़की बहुत मासूम, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो इतनी प्यारी थी कि उसके इस हाल में भी वो बिल्ली या खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सोचकर मोटी हो चुकी है। लड़की की आंखों पर बाहर से आने वाली रोशनी गिर रही थी। लड़की सामने की तरफ नहीं देख पा रही थी। उसने तुरंत ही अपनी आंखों के सामने अपना हाथ कर लिया और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। किसी के जूते की आवाजें बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। लड़की ने डरते हुए अपने घुटनों को मोड़ लिया। लड़की में इस वक्त घुटने से ऊपर तक कपड़े पहने हुए थे। वो दिखने में किसी बेहद रईस खानदान की लग रही थी। तभी बाहर से किसी की लंबी सी परछाई लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की ने अपने चेहरे के आगे से अपना हाथ हटा लिया और सामने की तरफ देखने लगी। ये परछाई किसी आदमी की थी। लड़की ने जब सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें फैल गई थी। रणवीर भैया, वो लड़की चौंक कर बोली। तभी सामने खड़ा शख्स, जो बेहद भयानक तरीके से एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देख रहा था। इस शख्स का नाम रणवीर था, जो उस लड़की का भाई था। रणवीर ने अपनी पेंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे। क्यों मेरी प्यारी बहन सृष्टि, तुम्हें पूरे 1 महीने बाद अपने भाई को देखकर अच्छा नहीं लगा? रणवीर ने सृष्टि को देखते हुए कहा। सृष्टि अपने भाई को अपने सामने देखकर हैरान थी। सृष्टि को करीब 1 महीने पहले यह बात पता चली थी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रणवीर तो उसके सामने जिंदा खड़ा था। सृष्टि को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मासूम और भोली भाली सृष्टि अपने भाई को देखते ही जा रही थी। रणवीर उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने पैर में पहने हुए जूते से उठाकर अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं जिंदा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें इस हालत में देखने के लिए ये सब नाटक कर रहा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी प्यारी बहन। यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरे सामने ऐसी हालत में रहो। सृष्टि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहकर गिर रहे थे। भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? सृष्टि अपने भाई को देखते हुए रोते हुए बोलती है। रणवीर ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर उसे वहां से खड़ा किया। इस वक्त सृष्टि को किसी जानवर की तरह बेड़ियों से बांधा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून आ रहा था। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए मेरी सौतेली बहन डैड ने मरते वक्त सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जबकि बड़ा बेटा तो मैं था। लेकिन मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही घर में किसी नौकर की तरह रहना पड़ता था। तुमसे नफरत करता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये सब किया। रणवीर की आंखों में उसकी बातों में मासूम सृष्टि के लिए बेइंतहा दिखाई दे रही थी। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ये सब बोल रहा है। उसका भाई का तो उसे कितना प्यार करता था। माँ के मरने के बाद रणवीर ने ही उसे प्यार से रखा था। आज वही भाई उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। सृष्टि ने रोते हुए रणवीर की तरफ देखकर कहा, भाई मेरी तो कुछ ही दिन में शादी होने वाली थी। मैं तो वैसे भी चली जाती, फिर सब कुछ आपका ही होता। आप एक बार मुझे बोलकर तो देखते हैं, मैं अपना सब कुछ आपको दे देती। ये कहते हुए सृष्टि का गला भर गया था। उसकी आत्मा जोर जोर से रो रही थी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से सृष्टि लखाकर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। कहीं नहीं जाने वाली तू।
आर्यन तुमसे शादी नहीं करने वाला है, उसे मिशा से शादी करनी है। तुम्हारी ओवर इमोशनल पर्सनालिटी से वो भी परेशान हो गया है, रणवीर ने उसको देखते हुए कहा। सृष्टि की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए। उसने अपने हाथों को जमीन पर रखकर अपने आप को संभालते हुए रणवीर की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, आप ये सब झूठ कह रहे हो, और आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। सृष्टि की बात सुनकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगता है। उसने सृष्टि को देखते हुए उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर दबाते हुए गुस्से से कहा, अच्छा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। सृष्टि उसकी तरफ असमंजस से देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तो अपने भाई का ऐसा रूप देखकर पहले ही रो रहा था और उस पर वो ऐसी कोई भी चीज नहीं देखना चाहती थी जो उसके दिल को चीर कर रख दे। रणवीर सृष्टि से दूर होते हुए उसको देखते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है। सृष्टि अपने भाई की तरफ देखती जा रही थी। रणवीर ने अपने मोबाइल पर आर्यन का नंबर डायल किया और उसे वीडियो कॉल किया। करीब 2-3 रिंग के बाद कॉल रिसीव हो गया। सृष्टि के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, उससे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था। और माय गॉड, तुम ये सब क्या कर रहे हो आर्यन? मैं तुम्हारी ना होने वाली बीवी को मारने वाला हूँ और तुम। रणवीर यह कहते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। तभी आर्यन, जो इस वक्त किसी लड़की की गर्दन पर किस कर रहा था, वो अपने चेहरे को लड़की के कंधे पर रखकर मोबाइल की तरफ देखते हुए बोला, अभी तक जिंदा है वो? मुझे लगा तुमने उसका काम खत्म कर दिया होगा रणवीर। रणवीर हंसते हुए सृष्टि की तरफ देखकर आर्यन से बोला, नहीं, इतनी आसानी से नहीं मार सकता इसे। इसे सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। वॉट रबिश, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अभी अपनी बेबी के साथ बिजी हूँ, आर्यन ने गुस्सा करते हुए कहा। ओह, इस वक्त तुम्हारे साथ मिशा है, वाओ, रणवीर ने अपना मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। हेलो रणवीर, मिशा ने पलटकर मोबाइल की तरफ देखकर रणवीर से मुस्कुराकर कहा। हे गॉर्जस, रणवीर उसको देखते हुए बोला। सृष्टि जो ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सृष्टि जो ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सृष्टि का मन इस वक्त जोर जोर से चिल्लाने को कर रहा था। रणवीर ने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम्हारी न होने वाली बीवी तुमसे आखिरी बार बात करना चाहती है आर्यन। इसके करने से पहले एक बार इसे गुड बाय तो कर दो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन अपनी आंखों को गोल करते हुए बोला, मुझे उस बेवकूफ लड़की का चेहरा नहीं देखना है, मेरी इतनी अच्छी रात खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए आर्यन ने मिशा की गर्दन को काट लिया। इधर मिशा भी मदहोश आवाज में बोली, आह, धीरे से करो जान। रणवीर ने यह नजारा सृष्टि की आंखों के सामने कर दिया। सृष्टि ने जैसे ही यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सृष्टि आर्यन को मिशा की गर्दन पर किस करते हुए देख रही थी। सृष्टि अपनी गर्दन हिलाते हुए ये सब देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मत करो मेरे सामने ये सब। रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसकी सृष्टि के लिए नफरत उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनकर सामने आ रही थी जब वो सृष्टि को इस तरह तड़पते हुए देख रहा था। आर्यन की नज़र जब सृष्टि के ऊपर गई तो उसने मोबाइल को वही स्टैंड पर रख दिया और मिशा के लिप्स को कैमरे के सामने करके उसे बेइंतहा काटने और चूमने लगा। मिशा भी मोबाइल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर आर्यन का साथ दे रही थी। दोनों बिना कपड़ों की दूसरे में लिपटे हुए थे। भोली सी मासूम सृष्टि यह सब देखकर सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने कानों पर अपने हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करिए भैया, बंद करिए, मैं नहीं देख पाऊंगी यह सब। रणवीर ने कॉल काट दिया और मोबाइल को वापस अपनी जेब में रखते हुए सृष्टि को डेविल स्माइल के साथ देखने लगता है। वो इस वक्त जिस बेशर्मी के मुस्कुरा रहा था, वही उसकी असलियत थी। रणवीर ने सृष्टि को देखते हुए कहा, ये सब तो बंद कर दिया है मैंने मेरी प्यारी बहन, लेकिन तुम्हें दुख तो बहुत हो रहा होगा अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ सोते हुए देखकर। वैसे एक बात बताऊं, सृष्टि अपने घुटने को मोड़कर अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखकर अपनी गर्दन नीचे करके रोए जा रही थी और रणवीर की बातें सुन रही थी। आर्यन को अपने सामने ये सब करते हुए देखकर सृष्टि का दिमाग फटने को हो रहा था। उसके हाथ पैर सुने पड़ रहे थे। रणवीर वही दीवार के सहारे खड़े होकर सृष्टि को देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, आर्यन तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं ही उसे तुम्हारे पास लेकर आया था।
आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे पता था कि वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा। मुझे लगा था कि यह तुम्हें अपना बना लेगा, पर तुम तो किसी को अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी और तुमने आर्यन को भी अपने करीब नहीं आने दिया। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अपनी आंखें बड़ी करके दंग होकर यह सब सुन रही थी। रणवीर इतना बुरा हो सकता है, सृष्टि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सृष्टि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से ही तो करती थी। रणवीर सृष्टि को देखते हुए बेशर्मी से मुस्कुराकर आगे बोला, लेकिन मैं जानता था कि तुम आर्यन से बहुत प्यार करने लगी हो, इसलिए मैंने आर्यन का सहारा लेकर तुमसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आर्यन को मिशा बहुत पसंद थी, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। पर क्या करूं, मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। मेरे लिए पैसा सबसे जरूरी था, इसलिए मैंने मिशा को आर्यन के साथ सेट कर दिया। वैसे तो मिशा भी बहुत तेज है, मुझसे ब्रेकअप होते ही वो मेरी आंखों के सामने उसके साथ नए रिश्ते में बंध गई थी। अब उनको सब कुछ पता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने उनकी खुशी अभी अभी देखी होगी। सृष्टि को बेहिसाब रोना आ रहा था। सृष्टि रणवीर के कुछ नहीं बोल पा रही थी। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? मेरी बातें सुनकर तुम्हें झटका लगा? मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही हो, लेकिन मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ा। सच बताऊं, सिर्फ मैं ही नहीं, आर्यन ने भी तुम्हारे साथ यही नाटक किया है और मिशा ने भी। रणवीर जोर जोर से हंसकर सृष्टि को देखने लगता है, जैसे सृष्टि का मजाक बना रहा हो। सृष्टि किसी पत्थर की तरह रणवीर को देख रही थी। सृष्टि इतने सुंदर मन की लड़की थी, उसने कभी भी अपने और पराया में फर्क नहीं किया, उसने कभी सगा या सौतेले का बोध नहीं किया। उसने कभी पैसे को भी इतनी अहमियत नहीं दी, उसे तो सिर्फ प्यार ही जीत सकता था। वो सभी में प्यार बांटती थी, सभी के साथ अच्छे से बात करती थी, सभी के साथ बहुत अच्छा से रहती थी। सृष्टि ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ उसके भैया ऐसा करेंगे। रणवीर ने सृष्टि को देखा और उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, मैंने और भी बहुत कुछ किया है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सृष्टि रणवीर की बात सुनकर अंदर तक डर जाती है। उसने रणवीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए भैया। मैं कभी आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे मत मारिए। रणवीर ने उसको देखते हुए कहा, आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हारे लिए तो मैं एक बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है मेरी बहन। तुम ऐसे ही मर जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी यह खूबसूरती किसी के तो काम आनी चाहिए। सृष्टि अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर हैरान होकर उसको देखने लगती है। सृष्टि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी रणवीर ने किसी को आवाज लगाई, अंदर आ जाओ। सृष्टि की नजरें दरवाजे की तरफ चली गई, जहां से दो अच्छी खासी बॉडी वाले लड़के अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर के ही दोस्त थे। सृष्टि इन दोनों को जानती थी। जब सृष्टि ने रणवीर के दोस्तों को देखा तो कभी उनके चेहरे को देखने लगी और कभी रणवीर के चेहरे को। अक्षय और विक्की, तुम दोनों की ख्वाहिश थी ना मेरी प्यारी बहन के साथ कुछ पल बिताने की? रणवीर ने बेशर्मी से उन दोनों को देखते हुए कहा। अक्षय और विक्की भी हवस भरी नजरों से सृष्टि के पूरे बदन को देख रहे थे। अक्षय और विक्की की ललचाई हुई नजरें जब सृष्टि के बदन पर चल रही थी तब सृष्टि को बहुत ही गंदा लग रहा था। उसने रणवीर की तरफ देखते हुए उसके पैर पकड़ लिया और बोली, भैया ऐसा मत करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ यह सब मत करो। रणवीर ने सृष्टि के गाल पर उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दिया और उसे अपने आप से दूर कर दिया। सृष्टि का सिर दीवार से लग जाता है। बहुत बोलती है ना तू, लेकिन अब नहीं बोल पाएगी। रणवीर ने ये कहते हुए अक्षय और विक्की की तरफ देखा। रणवीर उन दोनों को देखते हुए बोलता है, इस चिड़िया को तब तक मसलते रहो जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। मिटा लो अपनी भूख, लेकिन ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। रणवीर यह बोलते हुए सृष्टि की तरफ देखने लगता है। सृष्टि ने दोबारा उसके पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नहीं भैया ये सब मत करो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। सृष्टि जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसके भाई के ऊपर उसके रोने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। रणवीर इस वक्त एक हैवान बन गया था, एक ऐसा हवन जो अपनी सौतेली बहन को अपना दुश्मन मान रहा था। सृष्टि का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसने रणवीर के सामने गिड़गिड़ाया, उसके सामने अपनी नाक रखड़ी, लेकिन रणवीर को उसके ऐसा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो सृष्टि को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। उसने सृष्टि को लात मारते हुए अपने आप से दूर किया। रात का वक्त, अहमदाबाद, गुजरात।
नाइट क्लब गुजरात को आखिर कौन नहीं जानता होगा। यहाँ से तो हमारे देश के बड़े बड़े लोगों का संबंध है। ये शहर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर रहने वाले लोग उससे भी ज्यादा अच्छे दिल वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा भी कोई है और यह है सृष्टि। लेकिन इस अंधेरी रात में मासूम सृष्टि ने क्लब में आकर कितनी बड़ी गलती की है उसे भी नहीं पता था। यहाँ पर सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं आई थी बल्कि उसे जबरदस्ती लाया गया था। एक अनजान रूम नाइट क्लब बेहद शानदार था और यहाँ पर इतने ही आलीशान रहने की सुविधा भी थी। सृष्टि की आंख अचानक खुली। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने अपने सामने एक अनजान शख्स को देखा। ये शख्स कौन है ये शायद सृष्टि पहले नहीं जानती थी, लेकिन उसने इस बार जैसे ही आंख खुली तो वो हैरान हो गई। सृष्टि ने पहले अपने सामने देखा और फिर अपने आसपास देखने लगती है। मैं यहाँ कैसे? मेरी तो डेथ हो गई थी। क्या ये सब सपना है? लेकिन मैं तो 12 महीने पहले आ चुकी हूँ। ये तो वही दिन है जब मैंने बहुत सारी शराब की थी और मैं किसी अनजान कमरे में बंद हो गई थी, फिर मैं यहाँ से बचकर निकली थी। सृष्टि बार बार यह सब बोल रही थी और हैरान होकर अपने सामने देख रही थी। उसके ऊपर एक बिना कपड़ों का शख्स था। यहाँ तक कि सृष्टि के कपड़े भी उसके बदन से आधे निकल चुके थे और आधे भी किसी भी वक्त खींचकर निकाले जा सकते थे। वो शख्स सृष्टि के पूरे बदन को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून फैला हुआ था। वो सृष्टि के होंठों को अगले ही पल अपने होंठों की कैद में भर लेता है। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि आज की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को किस किया था और वो शख्स सृष्टि के होंठों को बड़े ही प्यार से चूम रहा था। कुछ देर बाद उस शख्स ने सृष्टि के होठों को काटना भी शुरू कर दिया और फिर जब सृष्टि की सांस फूलने लगे तब उसने सृष्टि की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। वो शख्स सृष्टि को शिद्दत ले चूम रहा था और सृष्टि से भरपूर प्यार कर रहा था। तभी सृष्टि ने अपना हाथ बढ़ाकर वही टेबल पर रखे हुए एक वाच को उठाया और अगले ही पल उस शख्स के सिर पर मार दिया। उसने ऐसा करने पर वो शख्स अपने सिर को पकड़ लेता है। सृष्टि ने उस शख्स को एक तरफ धक्का मारकर उसे अपने आप से दूर कर दिया। सृष्टि ने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया और वहां से टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर एक नजर उस शख्स को देखती है। वही वो शख्स भी सृष्टि को घूर रहा था। कहने में कोई शक नहीं था कि वो लड़का काफी हैंडसम और दिलकश था, पर मासूम सृष्टि जो अभी अभी एक भयानक भविष्य से वापस लौटकर आई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वक्त में वापस पीछे कैसे आ गई थी। उस शख्स के माथे से खून बह रहा था। सृष्टि को ये देखकर घबराहट होने लगती है और उस पर वो शख्स जिस तरह सृष्टि को देख रहा था, सृष्टि उसके देखने से डर रही थी। वो भागकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो डर से कांप रही थी। उसने यहाँ वहां नजर घुमाई। वो एक अनजान होटल में थी, मगर उसे याद था ये होटल वही था जहां पर उसे रणवीर और आर्यन लेकर आए थे और उसे जबरदस्ती नशे में किसी कमरे में बंद करके चले गए थे। अगले दिन वो किसी अनजान की बाहों में थी और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रलय सिंह राजयादव था। एक खतरनाक और बेरहम बिजनेसमैन जो एकदम साइको था और किसी की नहीं सुनता था। जब खामोशी उसकी बाहों में थी तो उसने उसके साथ जबरदस्ती रात मनाई थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि प्रलय सिंह रायजादा भी उस रात नशे में था। सृष्टि दौड़ती भागती वहां से बाहर निकलती है। नाइट क्लब में भी काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई थी। बॉडीगार्ड्स की एक टीम अंदर उसी रूम की तरफ भाग रही थी जहां पर से अभी कुछ देर पहले सृष्टि बाहर निकली थी। सृष्टि सीढ़ियों के पास छिपकर यह सब देख रही थी। वो जानती थी कि यह सभी प्रलय के ही बॉडीगार्ड्स थे। सृष्टि के साथ पिछली बार इन सभी ने कितना बुरा सलूक किया था, उसे कितना परेशान किया था। सृष्टि को भविष्य की सारी बातें याद थी और इस बार वो अपने आप को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए वो सभी से बचकर होटल से बाहर निकली। उसे याद था कि वो अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क करके आई थी, तो उसने अपनी कार की चाबी को अपने अपने गले की चेन से निकाला। वो अक्सर अपनी कार की चाबी गले के चेन में ही डालकर रखती थी। सृष्टि ने कार स्टार्ट की और वहां से बाहर की तरफ निकल गई। वो अभी सभी कुछ समझना चाहती थी। सृष्टि अपनी कार को समुद्र के किनारे पर आकर सृष्टि ने अपनी कार रोकी और उसमें से बाहर निकली। वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है तो रात के 1 बजे बज रहे थे, पर उसकी आंखें हैरानी के तब फैल गई जब उसने देखा कि वो 6 महीने पीछे आ चुकी है। अभी जून 2024 चल रहा है। सृष्टि ने अपने आप से ही हैरानी के साथ कहा। वो अपनी हथेली को अपने मुंह पर रखकर बोली, पर मैं तो जून 2025 में थी, तो फिर मैं दोबारा जून में कैसे आ गई? क्या यह मेरा पुनर्जन्म है?
सृष्टि यह बोलते हुए अपने आप से ही बातें कर रही थी और अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ पैरों को दोबारा छुए और अपने सिर को जहां पर उसने गोली मारी थी वहां पर भी हाथ लगाकर देखती है। सृष्टि ने अपने मोबाइल के कमरे में अपनी शक्ल देखी। वो अपने आप को देखकर हैरान हो गई। वो बिल्कुल सही सलामत थी और उसने इस वक्त नहीं ड्रेस पहन रखा था जो उसने 6 महीने पहले रणवीर और आर्यन के साथ पार्टी में पहना था। सृष्टि वही अपने घुटने मोड़कर बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोलती है, थैंक यू भगवान, मुझे ये जन्म दोबारा देने के लिए। मैं वादा करती हूँ मैं अपने हर एक गुनहगार से बदला लेकर रहूंगी। मैं उन सभी को सजा दूंगी जिसकी वजह से मुझे इतना रोना और तड़पना पड़ा था। आई प्रॉमिस। उसकी आवाज सुनकर समुद्र की लहरें उफान मारने लगती है। जहां एक तरफ सृष्टि अपनी जिंदगी को दोबारा 12 महीने पीछे पकड़ बहुत खुश थी और अपने साथ हुआ गलत का बदला लेना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसे पता नहीं था कि नाइट क्लब में जिस आदमी की कैद से बचकर आई है वो आदमी एक ऐसी बीमारी की तरह है जो उसका पीछा अब कभी नहीं छोड़ने वाला। सिर पर वाश मारने की वजह से प्रलय के सिर से खून बह रहा था। उसने अपने चोट वाली जगह पर हाथ लगाया तो खून उसकी उंगलियों पर भी लग जाता है। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे के आगे किया और गुस्से से अपनी उंगलियों को देखने लगा। लिटिल रैबिट, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आई एम नॉट फॉरगिव यू, यू विल पे फॉर दिस, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रलय को देखने तक के लिए लड़कियां पागल हो जाती है तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। प्रलय अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और गुस्से से अपने दांत भींच लिए। प्रलय के पास खड़ा उसका खास आदमी रोहित प्रलय को देखकर बोला, सर हमने पता लगवाया वो लड़की शहर के बड़े बिजनेसमैन राजवर्धन कश्यप की बेटी है, सृष्टि कश्यप। पहले जो कि अभी आधा नंगा बैठा था, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और नीचे टॉवल लपेटा हुआ था। जब उसने पहली बार सृष्टि का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो एविल स्माइल के साथ जमीन को देखने लगा। सृष्टि कश्यप, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। एक तो मुझे ड्रग्स देकर यहाँ पर लेकर आई और उसके बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा। जिस प्रलय सिंह रायजादा के करीब आने के लिए लड़कियां पागल हो जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, उस पर तुमने हाथ उठाया। अब तुम देखोगी मेरा गुस्सा, मेरा पागलपन और मेरी क्रूएल्टी। प्रणय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसके आदमी भी यह सब देखकर डर जाते हैं। तभी प्रलय अपनी चेयर से खड़ा हो गया और गुस्से से रोहित के सामने आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोहित ने चुपचाप अपने गाल पर थप्पड़ खा लिया। यहाँ तक कि उसने दोबारा अपनी नजर उठाकर भी प्रलय की तरफ नहीं देखा। प्रलय रोहित के दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ मार दिया। रोहित ने अपनी नजरें नीचे कर ली। बाकी सभी बॉडीगार्ड भी वहां पर चुपचाप खड़े हो ये सब देख रहे थे। रोहित तुम मेरे क्या हो? प्रलय ने विनाश के चेहरे को देखते हुए गुस्से से कहा। सर आपका सेक्रेटरी हूँ, रोहित ने सीधा सा जवाब दिया। जब मुझे किसी ने चोट पहुंचाई तो तुम कहाँ पर थे? तुम सब कहाँ पर थे जब ये लड़की मेरे साथ एक बेड पर आ गई? तुम सब कहाँ पर थे जब मुझे नशे में यहाँ लाया गया? रोहित और बाकी बॉडीगार्ड डर कर अपनी नजरों को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। सभी को पता था कि प्रलय जब गुस्से में होता है तो किसी को नहीं छोड़ता। रोहित अपनी गर्दन झुकाकर प्रलय से बोला, सर माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब हो जाएगा। आप तो यहाँ पर सिर्फ एक मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन आपकी जिनके साथ मीटिंग थी वो तो यहाँ पर नहीं आए। प्रलय रोहित की बात सुनकर अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। प्रलय को याद आने लगता है कि वो आर्यन खुराना से मीटिंग के लिए वहां आया था। जाओ और जाकर आर्यन खुराना को पकड़कर अड्डे पर लेकर आओ, प्रलय ने सर्द आवाज में कहा। उसके इतना कहने की देर थी कि उसके सभी आदमी तुरंत अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। रोहित भी वहां से जाने के लिए पलटता है। तभी प्रलय ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सृष्टि कश्यप के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आखिर उसने प्रलय सिंह रायजादा के साथ बिस्तर शेयर किया है। बिस्तर तक आने वाले हमसफर को बीच रास्ते में छोड़ दूं, वो भी अपना काम अधूरा छोड़ के, ये तो प्रलय की आदत ही नहीं है। रोहित ने प्रलय की बात सुन अपनी गर्दन हिलाए और पेट तक झुककर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। प्रलय के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और तभी उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा आने लगा। उसने अपना सिर झटक लेकिन उसके दिमाग से सृष्टि का चेहरा निकल नहीं रहा था। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे पास अच्छा नहीं किया। मैं उन लड़कियों को अपने मुंह नहीं लगता जो लड़कियां मेरी परमिशन के बगैर मेरे करीब आती है। लिटिल रैबिट मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
रात का वक्त, एक आलीशान अपार्टमेंट जिसकी छत पर एक आदमी खड़ा हुआ था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रलय सिंह रायजदा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंखें आसमान को तक रही थी। काले आसमान पर सिर्फ कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। वो इस वक्त जमीन से काफी ऊंचाई पर खड़ा था। तेज हवा चल रही थी और उसके बाल हवा की बहाव से उड़ रहे थे। प्रलय का मोबाइल बजने लगा। प्रलय ने मोबाइल निकालकर अपने काम से लगाया। सर, मैं कश्यप विला के बाहर हूँ, क्या करना है उस लड़की के साथ? उसे किडनैप करूं या फिर मार दूं? सामने से रोहित यानी प्रलय के सेक्रेटरी ने कहा। प्रलय बिना किसी भाव के बोला, कुछ भी मत करो, वापस आ जाओ। अपने वहां मौजूद होने के सारे सबूत में मिटा देना। रोहित हैरान हो गया। वो बोला, मगर सर आपने, मैंने जितना कहा है उतना करो। ज्यादा सवाल जवाब करने की आदत नहीं है मुझे, तुम जानते हो। प्रलय ने इस बार सख्ती से कहा। उसकी बात सुनकर रोहित बिल्कुल शांत हो जाता है। उसने ठीक है कहा। प्रलय ने कॉल कट कर दिया और आसमान की तरफ कुछ पलों तक देखता रहा। वो शराब के गिलास को अपने होठों से लगता है और एक घुट भरते हुए बोलता है, तुमसे तो मैं खुद आऊंगा मिलने के लिए। बहुत रोशनी है तुम्हारे अंदर, इस रोशनी को मिटा दूंगा। जब भी सृष्टि पर प्रलय आए है तो सृष्टि तहस नहस हो जाती है। तुम्हें भी तहस नहस करना है मुझे। अल्पविराम 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 डॉट। 2 दिन बाद कश्यप विला, बेहद शानदार और आलीशान विला जिसे देखते ही आंखें उस पर जम जाए। गार्डन में फूलों की हर तरह की वैरायटी, घास और उस पर कुछ जानवर भी दौड़ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि कश्यप मेंशन में जानवरों को भी पाला जाता है। माली पौधों को पानी दे रहा था। गार्ड्स की एक टीम पूरे विला को घेर कर खड़ी थी। कार का कलेक्शन बता रहा था कि इस घर में रहने वाले सभी सदस्य महंगी गाड़ियों के कितने शौकीन हैं। सृष्टि 2 दिन से इसी विला में अपने रूम में बंद थी। उसने न तो किसी से बात की थी और न ही अपने रूम से बिना वजह बाहर आई थी। रणवीर, आर्यन दोनों ही उससे मिलने और उससे बात करने के लिए आए थे, पर वो किसी से भी नहीं मिल रही थी। इस वक्त आर्यन रणवीर के रूम में बेड पर लेटा हुआ था। रणवीर कुछ फाइल्स देख रहा था जो कि कश्यप इंडस्ट्रीज के थे। आर्यन ने अचानक उठकर बैठते हुए रणवीर से कहा, रणवीर तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब ये लड़की मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती और आज यह मुझसे एक पल मिलना तक नहीं चाह रही। 2 दिन से अपने आप कमरे में बंद करके बैठी है। बेवकूफ कहीं की। उद्धरण चिन्ह। रणवीर अपनी फाइल को देखते हुए वही काउच पर बैठते हुए बोलता है, अच्छा ही है, अंदर रहेगी तो अकेली पागल हो जाएगी। बेचारी को झटका लगा होगा, आखिर वो प्रलय सिंह रायजादा के साथ उस रात थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने तकिया उठाकर उसे अपने हाथों से दबाकर बोला, लेकिन यार ऐसा कोई प्रूफ मिला है? आई डोंट बिलीव कि यह लड़की इतना सब होने के बाद इतनी शांत होकर बैठ गई है। और प्रलय सिंह रायजादा, उसने भी अभी तक इस लड़की के बारे में कुछ नहीं किया। तुम तो कह रहे थे कि प्रलय को जो भी ड्रग्स वगैरह हमने दी थी उसका इल्जाम सृष्टि पर आएगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं रहा। हो सकता है कि दोनों ने ही उस रात को वन नाइट स्टैंड की तरह लिया हो। रणवीर ने यकायक आर्यन की तरफ देखकर कहा। आर्यन अपनी गर्दन हिलाकर रणवीर को देखकर बोला, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों मन में उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं तुम्हारी बहन को पता तो नहीं चल गया कि हमने उसके साथ यह सब किया था? वो कहीं हमसे बदला तो नहीं निकालने वाली है? रणवीर ने मजाकिया अंदाज में आर्यन से कहा। वो बहुत बेवकूफ है। अगर ऐसा कुछ उसे पता भी चला तो भी यकीन नहीं करेगी, और यहाँ तक अगर आसमां से उसके भगवान के उतरकर उसे यह कहेंगे कि उसका भाई गलत है तो भी विश्वास नहीं करेगी। पागल है वो, मेरे पीछे सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है मुझे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ वो मेरे ऊपर भी अपनी जान छिकती है। वो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो बेफिक्र रहो और देखते जाओ प्रलय सिंह रायजादा कुछ करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो सृष्टि को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा। रणवीर ने बेशर्मी से मुस्कुराकर कहा। आर्यन भी उसे देखकर शैतानी मुस्कुराहट दे देता है। वही इस बात से अनजान कि कोई उन दोनों की बातों को सुन रहा था और उन दोनों की इस गिरी हुई हरकत को देख भी रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अपने रूम में टीवी के सामने हाथ बांधकर खड़ी सृष्टि टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर एक सख्त और पत्थर दिल लड़की थी। वो लड़की जो अपनों से ही धोखा खाकर वापस लौटी थी।
उसे अब अपने जख्मों का हर हिसाब वापस लेना था। उसे अपने आंखों में आए आंसू का हिसाब वापस लेना था। उसके साथ जो उसके भाई और उसके बॉयफ्रेंड ने गलत किया था उसका हिसाब लेना था। सृष्टि रिमोट से टीवी बंद करती है। फिर अपने रूम में ही चक्कर निकलती है। उसका रूम बहुत आलीशान और बड़ा था। पिंक कलर के पर्दे, बड़ी सी टेबल जिस पर कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, सोफा जिस पर एक बुक रखी हुई थी, बड़ा सा बेड जो रूम में बीचों बीच रखा हुआ था। सच कहा जाए तो वो इस बड़े से विला की राजकुमारी थी, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। पतले होंठ, प्यारी छोटी सी नाक, चेहरा बेदाग, गोरा, कमर तक झुलते उसके रेशमी बाल। अभी वो 19 साल की थी महज। उसकी गहरी काली आंखें जो इतनी गहरी कि अगर कोई उसकी आंखों में देखे तो डूब जाए। उसके लाखों दीवाने थे, लेकिन इतनी सी उम्र में अपने 1 साल आगे के भविष्य को देख चुकी सृष्टि अब पत्थर दिल हो चुकी थी। अब उसके दिल में प्यार जैसे जज्बात नहीं थे, बल्कि उसकी दिल सिर्फ नफरत की आग से जल रहा था। अगर उसे अब इस दुनिया में किसी से प्यार था तो सिर्फ वो उसके डैडी और भगवान से था। सृष्टि ने गुस्से से अपने गले में पहना हुआ महादेव का लॉकेट अपने हाथ में बंद कर लिया। वो रूने लगी, अपनी माँ की तस्वीर के सामने आई और उस तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ, आप चाहती थी मैं हमेशा सभी का ख्याल रखना रखूं, सभी से प्यार करूं, सभी की फिक्र करूं और अपने दिल में सभी के लिए बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ है। 1 साल बाद जो कुछ भी होने वाला है बस अब उसे रोकना चाहती हूँ। मैंने हमेशा सभी के लिए किया है। आपने जैसा सिखाया था मैंने सब किया है। आपने हमेशा कहा था कि रणवीर भैया को अपने सगे भाई से बढ़कर मानना, मैंने वो भी किया है। लेकिन रणवीर भैया के मन में मेरे लिए कोई भी बहन वाला प्यार नहीं है माँ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह कहते हुए इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखों से अपने आंसू साफ करती है। वो अपनी नाक से गहरी सांस लेती है और अपनी गर्दन को हिलाकर बोलती है, नहीं माँ, अब आपकी बेटी कमजोर नहीं बनेगी। मैं अपने साथ में गलत का बदला लूंगी। अगर उस रात मुझे दोबारा जन्म नहीं मिला होता और मैं प्रलय सिंह रायजादा की पकड़ से नहीं भाग होती तो ये लोग आज जश्न मना रहे होते। लेकिन अब मैं इन्हें जश्न मनाने नहीं दूंगी। यह मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, अब मैं इन्हें बर्बाद करूंगी। जिन पैसों के लिए इन्होंने मेरे वजूद को, मेरे अस्तित्व को, मेरे आत्मसम्मान को, मेरे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की है, मेरे जिस्म को दर्दों की तरह नोचने की साजिश की है, उस साजिश में अब ये खुद फंसेंगे। बस एक बार डैड को लंदन से वापस आने दो माँ, फिर आपकी बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। सृष्टि ने ये कहते हुए अपना कपाल तस्वीर से लगा लिया और गहरी सांसें भरने लगी। उसके मन में नफरत की आग भड़क रही थी। चेहरे पर से मासूमियत और चंचलता गायब हो चुकी थी। शायद पहले वाली सृष्टि होती तो अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड के इस रूप को देखकर भी अपने आप को बहलाकर शांत कर लेती, लेकिन ये सृष्टि पहले वाली नहीं थी। सृष्टि का सिर्फ पुनर्जन्म ही नहीं हुआ था बल्कि उसके व्यवहार का भी पुनर्जन्म हुआ था। प्रलय अपने रूम में पुश अप कर रहा था, तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची दौड़कर आती है। वो आते ही प्रलय की पीठ पर चढ़ जाती है। प्रलय अनजान बनकर पुशअप करने लगा। अरे यार, यह भारी सामान कहाँ से आ गया मेरे ऊपर। आपको हिला भी नहीं जा रहा, लगता है कोई हाथी का बच्चा बैठ गया है। प्रलय ने अपने हाथों के बल जोर लगाते हुए कहा। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उस छोटी सी डॉल के बैठने से उसका वो हिल भी नहीं पा रहा हो। डैडी, आपने मुझे भाली बोला। आप बहुत बुले हैं। दाओ, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। वो डॉल जैसी दिखने वाली बच्ची पहले की पीठ से उठकर अपने हाथ बांधकर 2 कदम आगे चली जाती है, तभी प्रलय मुस्कुराते हुए तुरंत लपक कर उस डॉल को पकड़ लेता है। वो उस प्यारी डॉल को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके गाल पर प्यार से चूमकर बोलता है, अले मेरा बच्चा, इतनी जल्दी नाराज हो गया। डैडी से कौन नाराज होता है भला। प्रलय ने बहुत ही प्यार से कहा। हमेशा गुस्से से और अकड़ से भरे रहने वाले प्रलय का ऐसा रूप भी हो सकता है, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। उसका ये रूप इस घर की 4 दीवारी के अंदर ही बंद था। उसके इस प्यार रूप को किसी ने नहीं देखा था सिवाय उस डॉल के। ये प्यारी बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसकी आंखें बिल्कुल किसी डॉल की तरह ही थी। ग्रीन कलर की आंखें, दो प्रलय की आंखों से मैच खाती थी। उसने इस वक्त शरारा पहना हुआ था जो उस पर काफी अच्छा लग रहा था। बाल कमर तक लंबे थे उस बच्ची के और बेहद प्यारी और क्यूट थी। प्रलय ने उस बच्ची के माथे को चूमकर कहा, डैडी से नाराज नहीं होते नियति, आप तो डैडी की जान हो। अगले दिन अहमदाबाद मैदान, 3 कार जो काफी महंगी और आकर्षक थी, एक बड़े से मैदान में रुकी हुई थी। कार के बाहर काले कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे।
जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। कार के बाहर घुटनों तक छोटी ड्रेस पहने सृष्टि भी खड़ी थी, जिसने अपनी आंखों पर गोगल्स लगाए हुए थे। वो इस वक्त ऊपर की तरफ देख रही। आसमान से एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ उस मैदान में ही उतर रहा था। उस हेलीकॉप्टर में दोनों तरफ गार्ड्स भी खड़े थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। सृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी जब उसने उस हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ उतरते हुए देखा। कुछ ही पलों में वो हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर चुका था और दोनों गार्ड्स हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकालने के बाद एक उम्रदराज करीब 60 साल का एक आदमी, जिसकी दाढ़ी और सिर के बाल सफेद और चमकदार थे, उसने ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। ब्लेजर की पॉकेट में सोने का बना हुआ एक क्लच लगा हुआ था, जो कि काफी चमकदार था। आदमी में भी अपनी आंखों पर गोगल्स लगाए हुए थे। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक एटीट्यूड था और एक रौब दिखाई दे रहा था। वो आदमी जैसे ही सृष्टि को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के डैड राजवर्धन जी कश्यप थे, जो आज ही लंदन से अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके वापस अहमदाबाद आए गए थे। सृष्टि ने जैसे ही उनको देखा तो उसने अपनी आंखों से गोगल्स हटा दिए। राजवर्धन की सृष्टि के पास आए और अपनी बाहों को खोलकर सृष्टि को तुरंत अपने गले से लगा लिया। सृष्टि भी उनके सीने से लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, आप आ गई अपने डैड को लेने। राजवर्धन जी ने सृष्टि के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। हाँ डैड, आप जानते नहीं है इस बार मैंने आपको कितना याद किया। सृष्टि राजवर्धन जी के सीने से कसकर लिपट कर बोली। याद तो मैं भी आपको बहुत किया और साथ में मुझे आपकी फिक्र भी हो रही थी प्रिंसेस। ये कहते हुए राजवर्धन जी सृष्टि से अलग हो गए और उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि ने जैसे कि उनकी बात सुनी तो उनके चेहरे को एकटक देखने लगी। वो अपने हाथ से अपने गाल पर रखा हुआ उनका एक हाथ पकड़ लेती है। आपके भाई ने हमें बताया कि आप 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी थी। आपने किसी से बात भी नहीं की, आप बाहर भी नहीं आए, ऐसा क्यों मेरा बच्चा? राजवर्धन जी के चेहरे पर सृष्टि को लेकर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। सृष्टि मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी के चेहरे की तरफ देखती है। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर कोई भी दूसरा भाव नहीं था। वो मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी से बोली, आप चले गए थे ना मीटिंग के लिए, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत उदास हो गई थी और किसी से बात करने का मन नहीं था। राजवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बच्चा, तुम तो हमेशा ऐसा नहीं करती। तुम्हारे लिए तो मुझसे ज्यादा रणबीर भैया जरूरी होते हैं और तुम उनके साथ बहुत खुश रहती हो। तो फिर इस बार क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को, जो अपने डैड की इतनी याद आ गई? डैड, मेरे लिए आप हमेशा जरूरी थे और जरूरी रहेंगे। सृष्टि यह कहते हुए राजवर्धन जी से लिपट जाती है। राजवर्धन जी पहले तो कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन्होंने सृष्टि को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को थपथपा कर कहा, अभी आपके साथ ही रहेंगे आपके डैड। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। चेहरा का सारा नूर चला गया हमारी प्रिंसेस का। सृष्टि को दोबारा अपने डैड को गले लगाने का मौका मिला था, वरना पिछली बार जब वो भविष्य में थी तब उसे राजवर्धन जी को देखने तक का मौका नहीं मिला था। वो बहुत खुश थी और अपने बदले के लिए तैयार भी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। चलो घर चलते हैं बच्चा, तुम्हारा भाई भी इंतजार कर रहे होंगे। राजवर्धन जी ने सृष्टि को अपने आप से अलग करते हुए कहा। सृष्टि उनके चेहरे को देखकर अपनी गर्दन हिला देती है। दोनों कार में बैठ गए और सिक्योरिटी गार्ड्स भी पीछे वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। सृष्टि राजवर्धन जी के सीने पर अपना सिर रख लेती है और अपने डैड के पास बैठ जाती है। राजवर्धन जी अपनी मासूम बेटी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसके माथे को चूम लेते हैं। डैड, आज मैं वो करने जाने वाली हूँ जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं आपसे बहुत बड़ी चीज मांगने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करोगे हमेशा की तरह। सृष्टि ने ये कहते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। रणवीर अपने रूम में अपने मखमली मुलायम बेड पर आराम से सो रहा था। रात को उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। तभी मोबाइल की आवाज से उसकी नींद खुलती है। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और बड़ी मुश्किल से कराहते हुए अपनी आंखें खोलता है। व्हाट द फो, 12 बज रहे हैं। वो तुरंत चक्के से अपनी आंखें खोलकर बैठते हुए बोला। उसने अपने आप को देखा
तभी उसकी नजर बगल में सो रही मिशा पर जाती है, जो कि बिना कपड़ों के उसके पास ही सो रही थी। रात में रणवीर मिशा को लेकर देर रात को घर आया था और दोनों ही नशे में होने की वजह से रणवीर के रूम में ही सो गए थे। रणवीर ने जैसे ही निशा को बिना कपड़ों के अपने पास सोया हुआ देखा तो उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। डैड को लेने भी जाना था, पर अभी को काफी लेट हो गया है, वो किसी भी वक्त आ जाएंगे, रणवीर बड़बड़ाया। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर देखी और उसकी नजर जब अपने बगल में गई तो वो चौंक गया। ओ नंबर, डैड आने वाले हैं। अगर उन्होंने इसे यहाँ देख लिया तो बिना वजह गुस्सा करेंगे, उसे यहाँ से भगाना होगा, रणवीर ने अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मिशा व्हाइट कलर का ब्लैंकेट ओढ़कर सुकून के साथ सो रही थी। उठो मिशा, डैड आने वाले हैं, गेट अप, रणवीर ने उसे हिलाते हुए कहा। आने दो ना रणवीर, मैं भी तो ससुर जी से मुलाकात नहीं कर पाई हूँ काफी दिन से, आज कर लूंगी, मिशा नींद में अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोली। तभी रणवीर ने गुस्से से वहां रखा हुआ पानी का जग उसके मुंह पर डाल दिया, जिस पर मिशा हड़बड़ा गई और गुस्से से ब्लैंकेट पकड़कर बैठते हुए बोली, आई हूँ मैड रणवीर, पागल हो गए हो क्या तुम, क्या कर रहे हो यह। रणवीर उसका ब्लैंकेट खींचकर अपने नीचे लपेट लेता है। मिशा इस वक्त बिना कपड़ों के उसके सामने बैठी हुई थी। उसने अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया। रणवीर ने बेशर्मी से उसे देखते हुए कहा, इसमें ढकने की क्या जरूरत है, मैं ये सब तो देख ही चुका हूँ, और एक बार नहीं हजारों दफा। साइको, मिशा बड़बड़ाए, कुछ भी कहो, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि डैड आने वाले हैं और उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बवाल हो जाएगा, वो तुम्हें और आर्यन को पसंद नहीं करते हैं, रणवीर अपने कपड़े लेते हुए बोला। रणवीर अभी 2 कदम आगे चला कि तभी उसके पैरों के नीचे मिशा की इनरविया आ गई। वो उसे उठाकर अपने नाक के पास लाकर कुत्तों की तरह सूंघता है, फिर मिशा के मुंह पर फेंककर बोला, डॉक्टर को दिखाओ एक बार अपने पर्सनल पार्ट्स, कभी कभी बेहद स्मेल आती है तुम्हारे इन कपड़ों से। ये बोलते हुए रणवीर वॉशरूम की तरफ चला गया। मिशा अपने कपड़ों को कैच कर लेती है और दांत पीसते हुए बोलती है, ब्लडी बैस्टर्ड। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कपड़े पहने फिर गुस्से से अपने पैर पटकते हुए दरवाजा खोलती है। तभी रणवीर वहां पर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसको देखते हुए बोला, जाने से पहले एक लिप किस तो बनता है मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। मिशा गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, तुम्हें तो स्मेल आती है ना, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो। तुम्हारा यह मखमली बदन है ही इतना हसीन कि तुमसे दूर रहना भी मेरे बस में नहीं है। रणवीर मिशा के बदन पर अपनी उंगलियां चलते हुए बोला। मिशा अपनी तारीफ सुनने के बाद बिल्कुल पागल हो जाती थी और रणवीर को ये बात अच्छी तरह पता थी। मिशा मुस्कुराते हुए रणवीर की तरफ देखती है और उसके सीने पर अपनी मुट्ठी से मारते हुए बोलती है, जब इतना प्यार करते हो तो फिर हर बात मुझे इंसल्ट क्यों करते हो। उद्धरण चिन्ह। ये भी मेरा प्यार ही है मेरी जान। रणवीर ने ये कहते हुए मिशा की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपने होठों की कैद में भर लिया। दोनों एक दूसरे के होठों को शिद्दत से चूम रहे थे। वहां सर्वेंट भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसे देखकर सर्वेंट्स ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। घर के सर्वेंट्स के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वो लोग तो ये सब देखते ही रहते थे। मिशा और रणवीर एक दूसरे के होठों को काटने और चूमने में इतने बिजी हो गए कि उनको किसी और बात की खबर ही नहीं रही। तभी वहां पर राजवर्धन जी और सृष्टि आ जाते हैं। राजवर्धन जी ने जब नीचे हॉल में खड़े होकर ये देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। घर के सभी नौकर भी राजवर्धन की देखकर झुक जाते हैं। सृष्टि ने जब सामने का नजारा देखा तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। राजवर्धन जी ने रणवीर को देखते हुए गुस्से से कहा, रणवीर। उनके चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। मिशा हड़बड़ाकर रणवीर के होंठों को छोड़ती है, जिस वजह से रणवीर के होंठों में कट लग जाता है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। मिशा ने राजवर्धन जी को देखा और रणवीर को देखकर बोली, रणवीर बाद में मिलते हैं, बाय लव यू। उद्धरण चिन्ह। मिशा इतने कहकर तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। मिशा राजवर्धन जी के करीब से होकर सृष्टि के चेहरे को देखती है। सृष्टि मिशा को देखकर पलके झपका देती है, जिस पर मिशा मुस्कुरा देती है। मिशा को लग रहा था कि सृष्टि राजवर्धन जी के सामने उसकी इमेज को साफ कर देगी। सृष्टि यही तो करती थी, हमेशा अपने भाई और मिशा की साइड लेती थी। कभी अगर राजवर्धन जी रणवीर को गलत काम करते हुए पकड़ भी लेते तो हमेशा सृष्टि बीच में आकर रणवीर को बचा लेती थी।
रणवीर और मिशा उसकी इस बात का बहुत फायदा उठाते थे। सृष्टि अच्छी तरह जान गई थी रणवीर उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। राजवर्धन जी गुस्से से तमतमाते हुए रणवीर को देख रहे थे। रणवीर अपने होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए अपनी नजरें झुका लेता है और धीरे धीरे स्टेयर्स से उतरकर नीचे आता है। रणवीर ने राजवर्धन जी को देखा। उसने राजवर्धन जी से कहा, डैड मैं आपको लेने के लिए आने ही वाला। उद्धरण चिन्ह। रणवीर इतना का पता है कि राजवर्धन जी गुस्से से एक जोरदार झापड़ उसके गाल पर रख देते हैं। रणवीर ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर भी गुस्सा आ गया था। वो एक नंबर का बिगड़ेल, सरफिरा और गुस्सेल लड़का था। उसका घमंड, अकड़ और एटीट्यूड सबसे ऊपर थे। राजवर्धन जी के थप्पड़ मारने पर उसे बहुत गुस्सा आया था, यह उसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। राजवर्धन जी ने गुस्से से रणवीर को देखते हुए कहा, तुम मुझे लेने दो तब आओगे जब तुम्हारे पास इन सभी बकवास से फुर्सत होगी। मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रणवीर, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अय्याशी करनी है तो घर से बाहर जाकर करो और अपने पैरों पर खड़े होकर करो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मिशा से प्यार करता हूँ। चाहे तो आप सृष्टि से पूछ सकते हैं। रणवीर ने अपनी बात पूरी की तभी राजवर्धन जी सृष्टि को देखते हुए बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा की तरह अपने भाई की ही साइड लेने वाली हो, लेकिन मैं ये तुम्हें साफ कर देता हूँ कि तुम अपने भाई के गलत में उसका साथ मत दो। राजवर्धन जी इतना कहकर तेज कदमों से अपने रूम में चले जाते हैं। सृष्टि रणवीर की तरफ मासूमियत के साथ देखी है। उसकी मासूमियत को देखकर रणवीर सृष्टि के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि डैड हमेशा से ऐसे ही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है सृष्टि। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज होऊंगा? सृष्टि अपनी नजरें झुकाकर रणवीर से कहती है, सॉरी भाई, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब। रणवीर बोलता है, इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है। तुम तो जानती हो मैं मिशा से प्यार करता हूँ और जिससे प्यार करते हैं उनके बीच में ये सब होना नॉर्मल है। डैड तो अपनी पुरानी सोच की वजह से हमेशा भगते रहते हैं। रणवीर की बात सुनकर सृष्टि को बहुत गुस्सा आता है। उसने एक बार रणवीर के चेहरे को घूर कर देखा लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। वो मन ही मन बोली, पुरानी सोच उनकी नहीं है, कैरेक्टर तो तुम्हारा खराब है रणवीर कश्यप। रणवीर ने सृष्टि के माथे पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, अब तुम भी आर्यन के साथ इतनी फ्रैंक होना सीख जाओ। वो हमेशा मेरे साथ शिकायत करता रहता है कि तुम अभी तक उसके काबिल नहीं बन पाए हो। आखिर तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम दोनों एक साथ तो जिंदगी बिताने वाले हो। भाई, सृष्टि यह सब सुन नहीं पा रही थी। उसने बीच में ही रणवीर को टोक दिया। रणवीर आगे कुछ नहीं बोला। सृष्टि वहां से राजवर्धन जी के रूम की तरफ चली जाती है। सृष्टि के जाने के बाद रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुमसे तो मैं वो करवा कर रहूंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से आर्यन के साथ शादी से पहले सुहागरात मना लो ताकि तुम्हें डैड की प्रॉपर्टी से बेदखल करने का मुझे मौका मिल जाए। रणवीर के चेहरे पर यह कहते हुए शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। उसने अपने रूम की तरफ देखा। उसका मोबाइल रूम में ही था, मगर उसके मोबाइल की रिंग की आवाज नीचे तक आ रही थी। वो तेज कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है। उसने बेड पर रखे हुए अपने मोबाइल को उठाया और मोबाइल देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल रिसीव करके बोला, हाँ बोलो आर्यन। उद्धरण चिन्ह। आ गया वो बुड्ढा। सामने से आर्यन की आवाज आई। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रिंक की हुई है और नशे में बोल रहा है। मेरे डैड है वो, तमीज से बोल उनको, रणवीर ने कहा लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन बोला, ज्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है तू कितना ज्यादा उसको अपना बाप मानता है। तुझे बस उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है और भले ही तेरी रगों में उसका खून दौड़ता है लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ तेरे लिए बाप बड़ा नहीं है, बस उसका रूपा बड़ा है। रणवीर ने हंसते हुए बेड पर बैठकर अपना एक पैर अपने दूसरे पैर के ऊपर रख लिया और अपना बायां हाथ पीछे सहारा देखकर सीलिंग की तरफ देखते हुए आर्यन से बोला, हाँ सही कहा, मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा था। तमीज से बोल, लेकिन तू उसे साइको बूढ़ा बोल सकता है। ये हुई ना बात। आर्यन भी बेशर्मी से हंसने लगा। रणवीर इस वक्त सीरियस हो जाता है। उसने आर्यन से कहा, आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इस थप्पड़ का बदला जल्दी ही लूंगा। क्यों, क्या हो गया?
तुझे थप्पड़ क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। वो उसे लगता है कि मैं उसके नाम को खराब कर रहा हूँ। मैं तो मिशा को किस कर रहा था और इस वक्त वो साइको बूढ़ा घर पर आ गया और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। रणवीर ने ये कहते हुए सारी बात बताई। आर्यन रणवीर की बात सुनकर हंसते हुए बोला, टेक इट नॉर्मल यार। वैसे भी तेरे बाप ने तुझे इतनी बार थप्पड़ मारा है, तुझे आज तक तो इतना फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो जल्दी ही अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दे और फिर मैं उसे उसकी जगह बताऊंगा, रणवीर बोला। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना हंसना कंट्रोल किया और सीरियस होकर बोलता है, लेकिन यार अगर उसने तेरे नाम पर यह प्रॉपर्टी नहीं की तो? अगर उसने सृष्टि के नाम पर यह सब कर दिया तो? वैसे भी तुझे ये सब हरकतें करते हुए देखा है उसने। उसे बुड्ढे के मन में तेरे लिए गुस्सा आ गया तो? रणवीर ने हंसते हुए कहा, वो मुझ पर गुस्सा करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका इकलौता बेटा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ मेरे नाम ही करेगा। आर्यन सोच में पड़ गया, पर वो जानता था कि रणवीर भी उतना ही कमीना है जितना कि वो खुद है। वो जानता था कि अगर राजवर्धन जी ने अपनी प्रॉपर्टी सृष्टि के नाम पर कर भी दी तो रणवीर सृष्टि से सब कुछ अपने नाम करवा ही लेगा। तभी रणवीर बोलता है, ये सब छोड़, मुझे एक बात बतानी थी। हाँ बोल, आर्यन बेपरवाही से बोला। प्रलय सिंह रायजादा ने मुझे कॉल किया था, रणवीर बोला। क्यों? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सृष्टि को उसके बिस्तर पर हमने ही सुलाया था और उसके ड्रिंक में दवा हमने मिलाई थी? ऐसा मत बोल, और ऐसा कभी होगा भी नहीं क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसने तो मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो डैड के साथ कोई नई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। आर्यन शॉक्ड होकर बोला, क्या प्रलय सिंह रायजादा ने तुम्हें कॉल करके ये सब कहा? उद्धरण चिन्ह। रणवीर बोला, नहीं, उसकी सेक्रेटरी ने पर्सनली कॉल किया था। आर्यन बोला, तो फिर क्या सोचा है तूने? क्या तुम्हारी कंपनी यह प्रोजेक्ट करेगी? उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं करेगी? तुम तो जानते हो उसके साथ काम करना मतलब अपनी इमेज को सबसे हाई पर ले जाना। और अगर उसने खुद सामने से ऑफर किया है तो मुझे उससे मुलाकात करनी चाहिए ताकि यह प्रोजेक्ट में ले सकूं और मेरे बूढ़े बाप को बता सकूं कि मैं ही उसकी जायदाद का असली वारिस हूं। रणवीर ने ये कहते हुए जोर से हंस दिया। आर्यन भी अपनी गर्दन हिलाकर हंसने लगता है। रणवीर के रूम के बाहर खड़ी सृष्टि यह सब सुन रही थी। उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और प्रलय उसके बेड पर कैसे आया ये भी सृष्टि को पता चल चुका था। सृष्टि ने अपने हाथों को आपस में बांध लिया। वो अपने आप से बोली, इतनी आसानी से तुम्हें ये जायदाद नहीं लेने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए डैड का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अब वक्त आ गया कि मैं अपनी नई चाल चलूं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के चेहरे पर यह कहते हुए एक अलग सी चमक आ जाती है।